तो बांग्लादेश में इस वक्त हालात काफी नाजुक हैं। हाल ही में हुई 2 हिंसक मौतों ने न सिर्फ पूरे देश में विरोध की आग भड़का दी है, बल्कि डिप्लोमेटिक लेवल पर भी टेंशन बहुत बढ़ गई है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें राजनीति से नहीं बल्कि एक इंसान की कहानी से शुरू करना होगा। देखना होगा कि ये जो इतना बड़ा संकट है, इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर कितना गहरा पड़ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं दीपू चंद्र दास की, एक ऐसी कहानी जो दिल दहला देती है। आखिर कैसे एक झूठी अफवाह किसी की जान ले सकती है। अब सोचिए, उस दिन सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। मतलब सुबह एक इंसान अपने काम पर जाता है और शाम होते होते उसकी मौत हो जाती है। सब कुछ सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? आरोप लगा ईश निंदा का, लेकिन सबूत एक भी नहीं। लिंचिंग के 4 दिन बाद तक पुलिस को दीपू के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। मतलब यह साफ था कि आरोप पूरी तरह से झूठे थे, बेबुनियाद थे। तो ये मामला असल में ईशा निंदा का था ही नहीं। असलियत तो ये थी कि काम की जगह पर ऑफिस में प्रमोशन को लेकर एक छोटा मोटा झगड़ा हुआ था, और उसी झगड़े को आप सोचिए नफरत का रंग देकर एक भयानक हेट क्राइम में बदल दिया गया। अब देखें, दीपू की मौत कोई अकेली आइसोलेटेड घटना नहीं है। ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड का हिस्सा है जो हमें पूरे साउथ एशिया में फैलता हुआ दिख रहा है। एक ऐसा ट्रेंड जहां अफवाहें फैलती हैं और फिर भीड़ हिंसक हो जाती है। ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन हमें इसे देखना होगा। चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या भारत के अलग अलग हिस्से, हर जगह एक ही पैटर्न है। गलत जानकारी, झूठी अफवाहें और नतीजा मॉब वायलेंस। ये सीधे सीधे भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने जैसा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जिस दिन दीपू की लिंचिंग हुई, ठीक उसी दिन एक और मौत हुई, और इस मौत ने पूरे मामले में एक पॉलिटिकल एंगल जोड़ दिया, जिसने समझिए एक तरह का भूचाल ला दिया। तो अब हमारे सामने इस संकट के 2 चेहरे हैं। एक तरफ दीपू चंद्र दास, एक आम गारमेंट वर्कर, और दूसरी तरफ शफीउल इस्लाम हादी, एक जाने माने स्टूडेंट लीडर। दोनों की मौत, और इन दोनों मौतों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो ये शफीउल इस्लाम हादी थे कौन? वो बांग्लादेश के एक बहुत मजबूत और मुखर छात्र नेता थे, और वो खास तौर पर सरकार और भारत की जो नीतियां थीं उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए जाने जाते थे। अब देखिए, ये कितना बड़ा इत्तेफाक था, या शायद नहीं। जिस दिन दीपू की लिंचिंग हुई, ठीक उसी दिन हादी की भी मौत हो गई, और इस एक बात ने जो सामाजिक और राजनीतिक गुस्सा था ना, उसे और भी ज्यादा भड़का दिया। तो हादी की मौत के बाद क्या हुआ? पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। ये प्रदर्शन हिंसक हो गए, और फिर इसने एक बड़े डिप्लोमेटिक संकट का रूप ले लिया। और फिर से एक अफवाह, एक झूठी खबर ने आग में घी डालने का काम किया। खबर ये फैली कि हादी के जो हत्यारे हैं वो भागकर इंडिया चले गए हैं। बस इस एक अफवाह ने लोगों के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। और इसी गुस्से का नतीजा था ये नारा जो प्रोटेस्ट के दौरान खूब लगाया गया। इस एक नारे ने हादी की मौत को सीधे सीधे रीजनल जियोपॉलिटिक्स से जोड़ दिया। देखते ही देखते ये जो विरोध प्रदर्शन थे वो हिंसक हो गए। इंडियन कॉन्सुलेट पर हमला हुआ, बांग्लादेश के जो 2 सबसे बड़े अखबार हैं उनके दफ्तरों में आग लगा दी गई। मतलब हिंसक भीड़ ने मीडिया को भी अपना निशाना बनाया। इसके बाद जो हुआ वो एक तरह से जैसे को तैसा वाला मामला था। पहले इंडिया ने अपनी वीज़ा सर्विसेज बंद की, फिर अगले ही दिन बांग्लादेश ने भी दिल्ली में अपनी सर्विसेज सस्पेंड कर दी, और बस दोनों देशों के रिश्ते अपने सबसे खराब दौर में पहुंच गए। तो असल में ये जो 2 मौतें हैं, ये सिर्फ 2 मौतें नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सिम्टम है, एक संकेत है। ये दिखाती हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की हालत कितनी ज़्यादा खराब हो चुकी है। यहां साफ साफ देखा जा सकता है, एक तरफ दीपू के केस में एक पर्सनल झगड़े को धार्मिक रंग दिया गया, और दूसरी तरफ हादी के केस में एक पॉलिटिकल मर्डर को लेकर भारत पर उंगली उठाई गई। मतलब पर्सनल और पॉलिटिकल दोनों ही तरह के झगड़ों को एक बहुत ही अस्थिर माहौल में हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब बांग्लादेश खुद एक बड़े पॉलिटिकल संकट से गुजर रहा है। देश में एक अंतरिम सरकार है, और आगे का राजनीतिक भविष्य कैसा होगा ये किसी को नहीं पता। तो अब सबकी नजरें एक ही तारीख पर हैं, 12 फरवरी। इसी दिन देश में नए इलेक्शन होने वाले हैं।
तो सवाल अब यही है, एक तरफ देश में लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल टेंशन अपने पीक पर है। ऐसे में क्या एक शांतिपूर्ण चुनाव बांग्लादेश को इस खतरनाक मोड़ से वापस ला पाएगा? ये सवाल सिर्फ बांग्लादेश के भविष्य का नहीं है, बल्कि पूरे साउथ एशिया की स्थिरता का भी है।